नमस्कार, मैं अरुणा कुमारी, संविदा सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, चाईबासा। आज मैं एक महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करने जा रही हूँ। वह पाठ है जनसंचार के विविध माध्यम, जो कि सेमेस्टर 5वीं के कोर 12वीं के पाठ्यक्रम में है। तो जनसंचार के माध्यमों की प्रकृति के अनुसार उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मुद्रित माध्यम, दूसरा श्रव्य माध्यम और तीसरा दृश्य माध्यम। मुद्रित माध्यम के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। यह संचार व्यवस्था का एक ऐसा माध्यम है जो यंत्रों द्वारा छपकर पाठकों के सम्मुख पहुंचता है। इसके अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आती हैं, लेकिन इन सब का अलग अलग स्वरूप होता है। अखबार संचार का ऐसा मुद्रित माध्यम है जो प्रतिदिन छपकर पाठकों के सामने आता है। इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं की खबरें छपती हैं। उनमें से कुछ ही समाचार ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अन्य दिनों के लिए रहता है, मगर एक दिन के बाद शेष खबरों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वे बासी पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ कुछ पाक्षिक पत्र या पत्रिकाएं छपती हैं जिनका मूल्य स्थायी होता है। पुस्तकों के प्रकाशन के साथ तो स्थायित्व का पूर्णतः मेल होता है। पुस्तकें जीवन में प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम होती हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी भाषाओं के संबंध में सवाल है कि इन संचार माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि अखबार के पाठक सामान्य लोग, बूढ़े, बच्चे, बुद्धिजीवी सभी हो सकते हैं। इसलिए इसकी भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़कर सभी उक्त घटनाओं के विषय में जानकारी हासिल करने में पूर्ण सक्षम हो सके। यदि इसमें जटिल या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होगा तो प्रत्येक पाठक के लिए उसका अर्थ समझना कठिन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसे प्रकाशन के साथ पाठकों के स्तर के अनुरूप रुचि का संबंध भी जुड़ा होता है। इसके पाठक भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जैसे बच्चों के लिए जो लेख, निबंध, कहानियाँ, पत्रिकाएं, कविताएं आदि छपती हैं, उनमें उनकी रुचि का पूर्णतः ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ जो अन्य पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, उनमें स्तर भेद के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकों के प्रकाशन में भी पाठकों के स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग होता है। अब दूसरे नंबर पर श्रव्य माध्यम आता है। यह संचार व्यवस्था का दूसरा माध्यम है। इसके द्वारा समाचार या संवाद आदि को त्वरित गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। रेडियो का आविष्कार इसी आवश्यकता की दृष्टि की पूर्ति के रूप में हुआ है। रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आवाज़ को विद्युत तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। इसके अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि आवाज़ जब ध्वनि तरंगों में परिवर्तित होती है तो उन तरंगों को रेडियो में लगा यंत्र अपने में संयोजित कर उसे आवाज़ का रूप देता है। यह क्रिया इतनी त्वरित गति से होती है कि उसमें काल की दृष्टि से शून्य समय ही कहा जा सकता है। यानी जिस समय आवाज़ को प्रेषित किया जाता है, ठीक उसी समय वह हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को रेडियो द्वारा सुनाई पड़ती है। इसीलिए रेडियो को भी समाचार और दूसरे तरह के संदेशों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन रेडियो की अपनी एक सीमा होती है। इसमें श्रोता को मात्र सुनकर ही अपने भावों को समझना होता है। उसके समक्ष कोई लिखित या छपे हुए शब्द नहीं होते। इसलिए इस माध्यम के लिए यह आवश्यक है कि इसमें भाषा का ऐसा प्रयोग किया जाए जिसके सुनकर
श्रोता सारी बातों को ठीक ठीक समझ ले। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़े लिखे लोगों के अतिरिक्त अनपढ़ लोग भी इसके श्रोता हुआ करते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों की तुलना में रेडियो की महत्ता और व्यापकता अधिक जान पड़ती है। अब तीसरे नंबर पर आता है दृश्य माध्यम। तो हम लोग देखेंगे कि जनसंचार का दृश्य माध्यम क्या होता है। यह जनसंचार का तीसरा रूप है। इसके द्वारा संप्रेषण के कई रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे नाटक, चित्र, चलचित्र, वास्तुकला, सिनेमा, टेलीविज़न आदि। इनमें सिनेमा और टेलीविज़न के अतिरिक्त अन्य संचार के जो माध्यम हैं वे उतने उपयुक्त नहीं माने जा सकते। नाटक में बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं जिन्हें मंच पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। चित्र, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि को देखकर हमें उनके अंतर्गत निहित भावों को स्वयं समझना होता है और उसके आधार पर बिंब ग्रहण करना भी पड़ता है। इसलिए ये सभी माध्यम ग्राह्यता की दृष्टि से सर्वव्यापी नहीं कहे जा सकते, परंतु दूसरी ओर सिनेमा और टेलीविज़न संचार के लिए दृश्य माध्यम के रूप में विशिष्ट और सर्वव्यापी कहे जा सकते हैं। इसमें सिनेमा काफ़ी पुराना माध्यम हो चुका है। ऐसा इसलिए कि इसके माध्यम से हम उन्हीं चीज़ों को देखने में सफल होते हैं जो पहले से फिल्माया गया होता है और जिसे पर्दे पर प्रोजेक्टर द्वारा डाले गए बिंबों के माध्यम से देखा जा सकता है। लेकिन तात्कालिक घटनाओं को हुबहू उसी रूप में त्वरित गति से पेश करने में यह माध्यम अब सक्षम नहीं रहा। इसके लिए टेलीविज़न को हम सक्षम माध्यम मान सकते हैं, क्योंकि टेलीविज़न में दृश्य और आवाज़ दोनों ही एक साथ स्क्रीन पर विद्युत तरंगों द्वारा पहुंचती है। दूसरी बात यह है कि सिनेमा का प्रयोग जहां आमतौर पर कथात्मक फिल्मों या वृत्त चित्रों के लिए होता है, वहीं टेलीविज़न पर कथात्मक फिल्मों के अलावा समाचार, वृत्त चित्र, साक्षात्कार, कई प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। आज के इस मशीनी युग में दृश्य माध्यम की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है और इसकी तकनीक भी काफ़ी विकसित हो चुकी है। इसलिए इन माध्यमों में भाषा के प्रयोग में विविधता एवं रचनात्मकता आ गई है। धन्यवाद।